हाय, मैं निशांत सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का पहला लेसन सत्ता की साझेदारी। इससे पहले हम लोगों ने मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के वीडियो आप लोगों को दिए हैं। आज एसएसटी का शुरुआत है, तो पहले हम समझेंगे कि लेसन 1 की जो सिविक्स है उसका जो हेडिंग है वो है आपका सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी आखिर होता क्या है? तो नॉर्मली हम सब जानते हैं साझेदारी का मतलब होता है हिस्सेदारी और सत्ता मतलब होता है शासन व्यवस्था। मतलब जब किसी देश में किसी शासन व्यवस्था में प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, अगर सारे लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलती है तो उसे ही सत्ता की साझेदारी कहते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो। तो सत्ता की साझेदारी का शाब्दिक अर्थ हुआ कि सत्ता में सभी वर्गों की हिस्सेदारी, और ये हिस्सेदारी इसलिए जरूरी है ताकि सभी वर्गों की समस्याओं का समाधान हो, सभी वर्गों के डेवलपमेंट विकास के लिए कार्य हो, और किसी वर्ग को ऐसा ना हो कि मुझे सत्ता से वंचित किया गया, फिर मेरे हित में कार्य नहीं हो रहा। एक एक करके इसके बारे में समझेंगे। शुरुआत हम दो कहानी से करते हैं। पहला है बेल्जियम और दूसरा देश है श्रीलंका। अगर हम इन दोनों देशों की आबादी की बात करें तो बेल्जियम की आबादी हमारे जो एक राज्य हरियाणा है उसकी आबादी की आधी है, और श्रीलंका की आबादी हमारे हरियाणा राज्य की आबादी के लगभग बराबर है। तो पहले हम बेल्जियम के बारे में ही समझेंगे। तो बेल्जियम की कुल आबादी लगभग 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा, 1 करोड़ से कुछ अधिक है, और हम जानते हैं कि हरियाणा की आबादी लगभग 2 करोड़ है, अर्थात जो बेल्जियम की आबादी है वो हरियाणा की आबादी के लगभग आधी है। पहला। दूसरा, बेल्जियम में मूल रूप से डच भाषी अधिक संख्या में रहते हैं। पूरे बेल्जियम के हिसाब से यदि हम देखें तो डच भाषी लोगों की संख्या अधिक है जो 59% है। उसके बाद आते हैं फ्रेंच भाषी। फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या बेल्जियम में 40% है। इस प्रकार 59 और 40% 99%, बचा 1%। तो 1% में जर्मन भाषी लोग बेल्जियम में निवास करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि बेल्जियम की आबादी हरियाणा की आबादी की आधी, लगभग 1 करोड़ से थोड़ा सा अधिक। बेल्जियम में डच भाषी लोगों की संख्या 59%, फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या 40% और जर्मन भाषी लोगों की संख्या 1% है। अब हम देखेंगे बेल्जियम की राजधानी क्या है, वहां की क्या स्थिति है। तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। राजधानी ब्रुसेल्स का कहानी कुछ अलग है, आप बोल सकते हैं कि पूरे बेल्जियम के मुकाबले अलग है। पूरे बेल्जियम में बहुसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या अधिक है। तो पूरे बेल्जियम में बहुसंख्यक डच भाषी थे, क्योंकि पूरे बेल्जियम में डच भाषी लोगों का संख्या अन्य भाषी लोगों से अधिक था। लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में कहानी बिल्कुल उल्टी है। फ्रेंच भाषी यहाँ पर 80% है और डच भाषी केवल 20% है। अर्थात पूरे बेल्जियम में बहुसंख्यक डच भाषी लोग हैं, मतलब जिनका संख्या अधिक है, और राजधानी ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक फ्रेंच भाषी हैं जिनका संख्या 80% है। मूलतः बेल्जियम में जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो डच भाषी लोगों की अपेक्षा अधिक समृद्ध हैं, चाहे एजुकेशन के मामले में, चाहे प्रॉपर्टी के मामले में हो, चाहे इनकम के मामले में हो। मतलब पूरे बेल्जियम में डच भाषियों से बेहतर स्थिति में फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं। अब हम आते हैं सत्ता की साझेदारी। बेल्जियम में इतनी विविधता के बाद भी अगर बेल्जियम में डच भाषी लोग चाहते हैं तो आसानी से बहुसंख्यकवाद के बल पर, मतलब संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी को दबा सकते थे, अपनी सत्ता कायम कर सकते थे, और फ्रेंच भाषी को बोल सकते कि हाशिए वाले समूह के रूप में जीना पड़ता, मतलब कि डच भाषी के रहमो करम पर जीना पड़ता। लेकिन बेल्जियम ऐसा हुआ नहीं, वहां पर सत्ता की साझेदारी की गई, जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम श्रीलंका के बारे में जानेंगे। श्रीलंका भी एक द्वीपीय देश है, भारत से सटा हुआ है। इसकी आबादी लगभग हरियाणा की आबादी के बराबर है, मतलब लगभग 2 करोड़ के आसपास। यहाँ भी बहुत सारे भाषा के लोग रहते हैं। सेली भाषी 74%, मतलब यहाँ बहुसंख्यक सेली भाषी लोग हैं। एक बार फिर से जान ले, बहुसंख्यक का अर्थ होता है जिनकी संख्या दूसरे के मुकाबले अधिक हो, उसे बहुसंख्यक कहते हैं। दूसरे तमिल भाषी लोग 18% है। लेकिन जो तमिल भाषी 18% है, इसमें भारतीय मूल के तमिल 5%, मतलब टोटल 18% तमिल है।
इस टोटल 18% तमिल में मात्र 13% तमिल श्रीलंका के हैं, बाकी के 5% तमिल भारत से श्रीलंका गए हुए थे। वो कब गए हुए थे? जब भारत गुलाम था, जब श्रीलंका गुलाम था, तो भारत से श्रमिकों को काम करने के लिए श्रीलंका ले जाया जाता था अंग्रेजों द्वारा, तो वही तमिल आज वहां 5% है। कुछ ईसाई समुदाय भी वहां है, लगभग 7% की संख्या में ईसाई समुदाय वहां पर निवास करते हैं श्रीलंका में। और ईसाई जो समुदाय है वो तमिल और सिंहली दोनों भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अन्य 1% में बाकी आबादी आती है, जिसमें कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, सभी वर्ग के लोग आते हैं। मूलतः यहाँ जो धर्म का यदि बात किया जाए श्रीलंका में धर्म का, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म मुख्य रूप से प्रचलित है, मतलब बौद्ध धर्म प्रमुख है श्रीलंका में। एक बार दोनों के बारे में फिर से कंपेयर करते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा देश है, श्रीलंका एशिया का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम की आबादी लगभग 1 करोड़, श्रीलंका की आबादी लगभग 2 करोड़। बेल्जियम में बहुसंख्यक डच भाषी, श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहली भाषी, फ्रेंच भाषी यहाँ पर 40% है, तमिल भाषी वहाँ पर 18% है, जर्मन भाषी 1%, वहाँ पर ईसाई समुदाय 7% जो तमिल और सिंहली दोनों का इस्तेमाल करते हैं। राजधानी यहाँ पर ब्रुसेल्स है, जिसमें 80% लोग फ्रेंच हैं और 20% लोग डच हैं, मतलब पूरे देश के मुकाबले यहाँ कहानी बदल जाती है। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, आप सभी जानते हैं। अब बेल्जियम में क्या हुआ, ये सारी विविधताओं को संभालने के लिए सत्ता की साझेदारी की गई, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बल पर तमिलों को दबाने का प्रयास किया गया। तो हम पहले समझेंगे कि श्रीलंका में जो विविधता है, सिंहली 74%, तमिल 18%, भारतीय तमिल 5%, ईसाई समुदाय 7%, आखिर यहाँ पर हुआ क्या? तो श्रीलंका में जो सिंहली भाषी लोग थे, सिंहली भाषी लोग वो बहुसंख्यकवाद के बल पर तमिलों को दबाने का प्रयास किए, मतलब तमिलों को किसी प्रकार का कोई भी अधिकार सिंहली भाषी लोग नहीं दिया। या फिर बोल सकते हैं जो श्रीलंका की सरकार थी उन्होंने हमेशा सिंहलियों का ही सपोर्ट किया, तमिलों को कोई सपोर्ट नहीं किया। हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका की आजादी, भारत की आजादी के 1 साल बाद मतलब 1948 में मिली, और 1948 में आजादी मिलने के बाद श्रीलंका में पहला कानून जो था वो बना 1956 में। इस कानून के आधार पर 1956 में कानून बना, इस कानून के आधार पर श्रीलंका में बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म की मान्यता दी गई, सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा की मान्यता दी गई, तमिलों को सिंहलियों को विशेष अधिकार दिए गए, चाहे नौकरी हो या फिर राजनीति हो या फिर शासन व्यवस्था हो, हर जगह पर सिंहलियों का दबदबा हुआ, जिसकी वजह से सिंहली भाषी लोगों ने तमिल भाषी लोगों पर खूब अत्याचार किए और तमिल भाषी लोगों ने इन अत्याचारों से तंग आकर आखिरकार 1980 में तमिल सरकार को तमिल भाषा में इलम भी कहते हैं, सरकार को तमिल भाषा में इलम भी कहा जाता है। तो आखिरकार जो तमिल भाषी लोग थे परेशान हो गए थे, 1980 में तमिल सरकार बनाने की मांग की, और इस मांग ने इतना रौद्र रूप धारण किया कि श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति हो गई। श्रीलंका में बहुत ज्यादा मारकाट, दंगे फसाद हुए और श्रीलंका एक अशांत देश बनकर रह गया। तो हम बोल सकते हैं कि श्रीलंका में जो विविधता थी उस विविधता को संभालने का प्रयास नहीं किया गया। वहाँ जो बहुसंख्यक समुदाय सिंहली भाषी थे उन्होंने बहुसंख्यकवाद के बल पर दूसरे समुदाय को दबाने का प्रयास किया, उन पर राज करने का प्रयास किया, उनकी पहचान को खत्म करने का प्रयास किया। इस वजह से वहाँ पर गृह युद्ध की शुरुआत हुई और अंततः श्रीलंका में जो स्थिति थी वो विस्फोटक हो गई, श्रीलंका एक अस्थिर देश बन गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में हर वर्ष लगभग पूछा जाता है, फर्स्ट टर्म हो, सेकेंड टर्म हो, फाइनल टर्म हो सकता है इस बार आपको एक क्वेश्चन मिले कि बेल्जियम और श्रीलंका के जातीय बनावट की चर्चा करें। ये क्वेश्चन आता है कि बेल्जियम और श्रीलंका के जातीय बनावट की चर्चा करें। तो बेल्जियम का जातीय बनावट लिख लेंगे। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हमारे हरियाणा की आबादी के लगभग आधी है। यहाँ पर बहुसंख्यक डच भाषी 59% लोग हैं, फ्रेंच भाषी 40% लोग हैं, जर्मन भाषी 1% लोग हैं। राजधानी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी 80% है और डच भाषी 20% है। साथ ही साथ
बेल्जियम में सत्ता की जो साझेदारी है वो सत्ता की साझेदारी के माध्यम से विस्फोटक स्थिति अर्थात विविधता को संभालने का प्रयास किया गया। वहीं श्रीलंका के बारे में यदि बोला जाए तो बोल सकते हैं श्रीलंका एक एशियाई द्वीपीय देश है। यहाँ पर बहुसंख्यक सीली भाषी है जो कि 74%, तमिल 18%, भारतीय मूल के तमिल 5%, ईसाई समुदाय 7% जो तमिल और सिंधी दोनों भाषाएं बोलते हैं। आबादी कुल 2 करोड़ अर्थात हरियाणा की आबादी के बराबर। बौद्ध धर्म यहाँ का राष्ट्रीय धर्म है। सेली भाषा यहाँ का राजभाषा है। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। ये आपका आंसर होगा। अब बेल्जियम की समझदारी या फिर बोल सकते हैं साझेदारी की चर्चा करें। हमने देखा था श्रीलंका में जो विविधता था उसे संभालने का प्रयास नहीं किया गया, बहुसंख्यकवाद अपनाया गया और श्रीलंका गृह युद्ध की ओर चला गया। लेकिन बेल्जियम ने समझदारी का परिचय देते हुए सत्ता में साझेदारी की घोषणा की। बेल्जियम ने सबसे पहले अपने संविधान में 4 संशोधन किए, मतलब अपने संविधान में 4 बदलाव किए ताकि सभी वर्ग उस देश में रहने वाले डच भाषी, तमिल भाषी, जर्मन भाषी सभी वर्गों को सत्ता में प्रतिनिधित्व मिल जाए और किसी प्रकार का कोई विवाद वहां पर उत्पन्न ना हो, गृह युद्ध की स्थिति जो है वो टल जाए। देखते हैं क्या क्या बदलाव होते हैं। पहला, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच प्रतिनिधियों की संख्या समान होगी। मतलब बेल्जियम में जो चुनाव होंगे उस चुनाव के उपरांत जो सरकार का गठन होगा उस सरकार के गठन में जो प्रतिनिधि होंगे अर्थात बोल सकते जो मंत्री होंगे उसमें जितनी संख्या फ्रेंच भाषी की होगी उतनी ही संख्या डच भाषी की होगी। अगर बोल सकते जितनी संख्या डच की होगी उतनी ही संख्या फ्रेंच भाषी मंत्रियों की भी होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कि 40 मंत्री होते हैं, 40 अगर मंत्री हैं तो केंद्र सरकार में 20 मंत्री डच भाषी के होंगे और जो 20 मंत्री होंगे वो फ्रेंच भाषी होंगे। अर्थात केंद्रीय सरकार में दोनों भाषाओं का समान प्रतिनिधित्व होगा। दूसरा, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। बेल्जियम में जो राज्य सरकार का गठन होगा किसी भी देश में जो संघीय देश होता है उसमें 2 या 3 स्तर का सरकार होता है। जानना पहले जरूरी। जैसे भारत तो पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। तो हमने जो केंद्रीय सरकार की बात की थी ये पूरे बेल्जियम के लिए सरकार थी। अभी जो राज्य सरकार की बात होगी केवल एक राज्य के लिए होगा। जैसे झारखंड, तो झारखंड में अलग एक सरकार है जिसके सीएम अभी हेमंत सोरेन। उसी प्रकार से बेल्जियम में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें होंगी। तो बेल्जियम में जो राज्य सरकार थी वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। पहले क्या होता था, राज्य सरकार के पास जो पावर है जो शक्ति है केंद्र सरकार ही प्रदान करता था। जब जी चाहे केंद्र सरकार वो शक्ति राज्य सरकार से वापस ले लेता था। लेकिन बेल्जियम ने जब संविधान का संशोधन किया सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित करने के लिए तो यहाँ पर क्या किया गया कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अलग कर दिया गया। मतलब अब राज्य सरकार भी अपने फैसले खुद ले सकती है, उनके पास भी अपना संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार का मतलब संविधान द्वारा दिया गया अधिकार जिसे कोई छीन नहीं सकता। तीसरा, राजधानी ब्रुसेल्स। हमने पढ़ा था कि पूरे बेल्जियम में डच भाषी का संख्या अधिक है लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी का संख्या अधिक है। हमने पढ़ा था कि राजधानी ब्रुसेल्स में 80% जो लोग थे वो फ्रेंच भाषी थे और 20% जो लोग थे वो डच भाषी थे। तो हमने जब यहाँ पर देखा केंद्र सरकार में डच भाषी जिनका संख्या 59% था और फ्रेंच भाषी जिनका संख्या 40% था, तो डच भाषियों ने फ्रेंच भाषियों का प्रतिनिधित्व बराबर का स्वीकार किया। मतलब अधिक संख्या होने के बाद भी डच भाषियों ने फ्रेंच भाषियों को समान अधिकार देने की ओर कदम बढ़ाया। इसी पहल का सम्मान करते हुए हम बोल सकते हैं कि राजधानी ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच भाषी होने के बावजूद भी जब चुनाव हुए तो यहाँ भी डच भाषी और फ्रेंच भाषी दोनों की प्रतिनिधित्व समान थी। मतलब फ्रेंच भाषी ने यहाँ डच भाषी के समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया। अर्थात यहाँ भी डच और फ्रेंच भाषियों के मंत्रियों की संख्या समान होगी। अब हम आते हैं क्षेत्रीय सरकार का गठन। क्षेत्रीय सरकार तीसरे स्तर की सरकार होती है। जैसे पूरे देश के लिए केंद्र सरकार, एक राज्य के लिए राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार किसी एक निगम क्षेत्र एक छोटे से कस्बे के लिए होता है। जैसे रांची नगर निगम क्षेत्रीय स्तर का सरकार है जिसमें मेयर होते हैं।
उप मेयर होते हैं, उसके अलावा पार्षद होते हैं, गांव में मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं। उसी प्रकार से बेल्जियम में भी क्षेत्रीय सरकार का गठन किया गया। ये जो क्षेत्रीय सरकार थी ये भाषा के आधार पर गठित था। जैसे किसी क्षेत्र में केवल डच भाषी लोग हैं तो वहाँ पर डच भाषी व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा। किसी क्षेत्र में यदि फ्रेंच भाषी लोग हैं तो वहाँ पर केवल फ्रेंच भाषी व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा। किसी क्षेत्र में यदि जर्मन भाषी लोग रहते हैं तो वहाँ पर जर्मन भाषी व्यक्ति ही चुनाव लड़ेंगे। इससे क्या होता है कि उस व्यवस्था को चलाने में आसानी होती है, क्योंकि फ्रेंच भाषी फ्रेंच बेहतर समझेंगे, डच भाषी डच बेहतर समझेंगे और जर्मन भाषी जर्मन बेहतर समझेंगे। इस प्रकार से बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी करके अपनी समझदारी का परिचय दिया, सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व दिया, किसी में किसी प्रकार का कोई उपेक्षा का भाव नहीं रहा और बेल्जियम एक शांत देश बना। इसी शांत देश होने के कारण यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है उसको ब्रुसेल्स में लाया गया, क्योंकि बेल्जियम में शांत देश था, किसी प्रकार का कोई भी गृह युद्ध की संभावना नहीं थी। तो ये था सिविक्स पहला लेसन, सत्ता की साझेदारी का पहला वीडियो। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और सत्ता की साझेदारी के कितने रूप होते हैं। ये जो वीडियो है आप सभी बहुत ही ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन का फिर से हम रिपीट करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका कि बेल्जियम और श्रीलंका के जातीय बनावट की चर्चा करें। तो बेल्जियम का जातीय बनावट का चर्चा अलग से करेंगे, श्रीलंका का अलग से करेंगे। पैराग्राफ के रूप में परसेंटेज लिखना बहुत ही आवश्यक है। जो स्टूडेंट अभी तक बुक नहीं करते हैं उनके लिए स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा पेज का कटिंग, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन था कि बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी सुनिश्चित करने के लिए अपने संविधान में कौन कौन से बदलाव किए। क्वेश्चन फिर से, बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी सुनिश्चित करने के लिए अपने संविधान में कौन कौन से बदलाव किए। तो पहला बदलाव था केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच प्रतिनिधियों की समान संख्या। ये आपका टॉपिक है, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। राज्य सरकार केंद्र के अधीन नहीं होगी, ये भी आपका टॉपिक है, इसको भी एक्सप्लेन करना होगा। राजधानी ब्रुसेल्स में डच और फ्रेंच का समान प्रतिनिधित्व, ये भी आपका टॉपिक है, ये भी एक्सप्लेन करेंगे। क्षेत्रीय सरकार का गठन, इसे भी एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारे आंसर आसानी से समझ आएंगे। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए थैंक्स। और याद रहे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्लास में किसी प्रकार की कोई समस्या लगे, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट